नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसके अंतर्गत हम चर, अचर, पद, व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक और शून्यक ये सब क्या होते हैं सभी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये चर राशि, अचर राशि, पद, व्यंजक, यदि ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं तो इस अध्याय को हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ लेंगे, इसके बाद हम अध्याय को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर पॉली का अर्थ होता है मैनी और जिसका अर्थ होता है बहुत। इसके बाद नोमियल, जिसका अर्थ होता है टर्म और इसका अर्थ होता है पद। यानी हम इसमें बहुत सारे पद पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये चर राशि और अचर राशि क्या होती है। चर राशि को अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल और अचर राशि को बोला जाता है कांस्टेंट। देखिए, चर राशि जो होती है वो होती है एक्स, वाई, जेड और कोई भी हो सकती है। और अचर राशि जो होती है वो होती है एक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4। इनको अपन बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और इनको बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 40 है और यहाँ पर हम 2, यहाँ पर हम 38 कर देते हैं, तब भी इसका मान क्या रहेगा? 40 ही रहेगा। यदि हम यहाँ पर 20 कर देते हैं और यहाँ पर 20 कर देते हैं, तब भी यहाँ पर इसका मान कितना रहेगा? 40 रहेगा। अर्थात हम यहाँ पर इनको बदल सकते हैं, तब भी यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अचर राशि जो होती हैं वो हमारी कांस्टेंट होती हैं, यानी फिक्स होती हैं। फिक्स होने के कारण यदि यहाँ पर 5 प्लस 10 है तो बराबर 15 होगा। इनको हम बदल नहीं सकते। यदि हम इनको बदलेंगे तो यहाँ पर भी हमारा मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये जो होती हैं ये हमारी पूरी तरीके से फिक्स होती हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, मान लीजिए हमें एक बहुपद दे दिया जाए, जैसे कि 5x² प्लस 6x प्लस 2, और इसमें पूछा जाए कि यह एक बहुपद है या नहीं। तो देखिए, बहुपद की पहचान करने के लिए आपको इसमें देखना होता है कि जो चर राशि की घात है वह एक पूर्ण संख्या है या नहीं। चर राशि की घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। पूर्ण संख्या जो होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर 1, 2 और अनंत तक। यदि चर राशि की घात आपको एक पूर्ण संख्या मिलती है तो वह एक बहुपद होगा। यदि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं मिलती है तो वह एक बहुपद नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर राशि की घात जो है वो 2 है, इसीलिए यह एक बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। मान लीजिए अगर आपको लिखा होगा मिल जाए कि 5x की पावर 1.5 प्लस 6x प्लस 7, और इसमें कहा जाए कि यह एक बहुपद है नहीं, तो बहुपद की जो घात होती है आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो कभी भी दशमलव में नहीं होती, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। और बहुपद यदि कोई नहीं है तो उसकी पहचान बहुत ही सिंपल है। बहुपद में चर राशि की घात यदि आपको 1.2 मिल जाए, 0.5 मिल जाए, √2 मिल जाए, 1/2 मिल जाए, 4/5 मिल जाए, यदि इस तरीके से आपको बहुपद में चर राशि की घात मिलती है, चर राशि की घात मिलती है, तो वह कभी भी एक बहुपद नहीं होगा। दोस्तों, बहुपद की पहचान करने के लिए तीसरा और आखिरी नियम यह है कि कभी भी चर राशि जो होती है वो अंडर में नहीं होती। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5x² प्लस 4x प्लस 2, और इसमें कहा जाए कि यह एक बहुपद है या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चर राशि है वो अंडर में नहीं है, तो यह एक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें चर राशि की जो घात है वह एक पूर्ण संख्या है। अगर कहा जाए कि √5x, जो कि x जो एक चर राशि है वो अंडर के अंदर है, और फिर कहा जाए 4x प्लस 3, और इसमें पूछा जाए कि यह एक बहुपद है या नहीं, तो यह एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में चर राशि जो होती है वो कभी भी अंडर में नहीं होती है, यह इसीलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। दोस्तों, हम इसमें चर राशि, अचर राशि समझ चुके हैं। इसके बाद हम पद को समझते हैं कि जो पद है वो किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3xy
जेड। तो अगर इसको पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं तो यह प्रमुख रूप से एक पद है। अगर कहा जाए 3x² तो यह भी एक पद है, 5x⁶ यह भी एक पद है, और कहा जाए कि 7xyz इसके बारे में कहा जाए तो यह भी एक पद है। अगर कहा जाए कि द्विपद कैसे होते हैं, जो द्विपद होते हैं वह कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 3x⁴ + 4। यदि इसके बारे में कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं तो इसमें 2 पद हैं। अब त्रिपद की बात करते हैं कि जो त्रिपद होते हैं उसमें आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 6x⁶ + 5x + 2, तो इसमें प्रमुख रूप से कितने पद देखने को मिलते हैं? 3 पद देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम पद को समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं व्यंजक। जो कि एक व्यंजक होता है वो होता है चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस √6x + 2। अगर इसके बाद में कहा जाए कि यह एक व्यंजक है या नहीं, तो यह एक व्यंजक है। परंतु अगर इसी को कहा जाए कि यह एक बहुपद है या नहीं, तो यह एक बहुपद नहीं है। बहुपद इसीलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद में जो चर राशि की घात है वो आपको बटे में देखने को मिलती है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं होगा परंतु व्यंजक होगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये समीकरण क्या होता था। मान लीजिए एक बहुपद लिखा हुआ है 2x² + 6x + 2, और इसके बराबर में यदि 0 कर दिया जाता है तो यह एक समीकरण हो जाता है। किसी भी बहुपद के बराबर में यदि 0 को लिख दिया जाता है तो वह एक समीकरण हो जाता है। किसी भी बहुपद के बराबर में यदि 0 कर दिया जाता है तो वह एक समीकरण हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं घात क्या होता है। देखिए घात को बोला जाता है डिग्री। क्या बोला जाता है? डिग्री। और इसी को बोला जाता है कोटि। कभी कभी बहुपद में पूछ लिया जाता है कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर बहुपद लिखा हुआ है 5x⁶ + 4x² + 3x + 2। यदि इस तरीके से कोई बहुपद लिख के आ जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, मान लीजिए इसकी सबसे बड़ी घात पूछी गई, तो इसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वो चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी सबसे बड़ी घात होगी। मान लीजिए यहाँ पर 6 है, चर राशि की सबसे बड़ी घात, तो इसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वो क्या होगी? 6 होगी। मान लीजिए यदि कोई बहुपद लिख के आ जाता है 3x⁶ + y⁴, और इसमें पूछा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, तो इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 6 नहीं होगी। इसकी घातों को हम जोड़ देंगे, 6 + 2 बराबर इसकी सबसे बड़ी घात होगी वो क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि यह एक पद है और एक पद में ही घातों को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद घात को बताया जाता है कि यह एक सबसे बड़ी घात है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये गुणांक क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² + 4x + 5, तो इसमें यदि पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक अगर पूछा जाए तो x² का गुणांक जो है वो 3 हो जाएगा। यदि इसमें 4x लिखा हुआ है और x का गुणांक पूछा जाएगा तो 4 होगा। और अगर 5 का गुणांक पूछा जाए, 5 का गुणांक पूछा जाए तो 5 का गुणांक 5 ही होगा। इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x² + 4x + 5 × x⁴, और कहीं पर भी यदि x⁴ होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर जो कि 5 का जो गुणांक होगा वह 5 ही होगा। दोस्तों बहुपद को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में आप बहुपद को कुछ इस प्रकार से देखें, एक ax + b, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x + 3। इस तरीके से भी यदि आपको देखने को मिलता है तो यह भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद जो आपको देखने को मिलेगा वह कुछ इस तरीके से मिलेगा, ax² + bx + c, और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे 4x² + 5x +
6। इस तरीके से भी यदि आपको कोई बहुपद देखने को मिलता है तो वह एक द्विघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यदि आपको कुछ इस तरीके से भी बहुपद देखने को मिलता है तो इसे भी त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। दोस्तों इन बहुपद के बराबर में यदि 0 कर दिया जाता है तो वह एक समीकरण हो जाएगा। यदि इसके बराबर में यदि 0 कर दिया जाता है तो यह भी एक समीकरण बन जाता है। इसके बराबर में यदि 0 कर दिया जाता है तो यह भी एक समीकरण बन जाता है। किसी भी बहुपद को समीकरण बनाने के लिए उसके बराबर में 0 यदि कर दिया जाता है तो वह समीकरण हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये शून्य क्या होता है। देखिए शून्य निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 4। यदि इसके बारे में कहा जाए कि इसका शून्य क्या होता है तो इसका शून्य निकालने के लिए आपको x का यहाँ पर ऐसा मान रखना होगा ताकि इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 0 हो जाए। इसकी पूरी वैल्यू 0 करने के लिए सबसे पहले आपको इसे 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 4 के बराबर में हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर 2x बराबर -4 और x बराबर में -4/2, और इसको और आगे हल करेंगे तो x का मान 2 दूनी 4 और -2 निकल के आ जाएगा। यही x का मान यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं तो 2 गुणे -2 प्लस 4, इसके और आगे हल करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 प्लस 4, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो यही हमारा जो शून्यक है वो निकल के आ जाएगा। तो x बराबर -2 रखेंगे तो हमारा जो मान है वो पूरा शून्य हो गया, इसीलिए इसको -2 को क्या कहा जाएगा, एक शून्य कहा जाएगा।